लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हमने कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़े थे, जिनमें बेटा एक केस हमने रेयर टू डेंसर का पढ़ा था और दूसरा केस बेटा हमने डेंसर टू रेयर का पढ़ा था। दो केस के बारे में बेटा हम स्टडी कर चुके थे और एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। कोई भी सरफेस अगर वो बेटा आपके पास हेलो बेटा रेयर टू डेंसर मीडियम, बेटा माइक ऑफ कर लें। रेयर टू डेंसर मीडियम अगर आपके पास केस था, हम इसको लिखेंगे बेटा μ1 बटा u प्लस μ2 बटा v बराबर माइनस μ2 माइनस μ1 बटा, पहली इक्वेशन बेटा हमने ये लिखी थी। दूसरी की अगर बात करते हैं बेटा μ2 बटा u प्लस μ1 बटा v, और इसको हमने लिखा था बेटा μ1 माइनस μ2 बटा। ये दो चीज बेटा हमने यहाँ से लिखी थी और ये केस थे अपने पास रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। ये जो नीचे वाला केस है ये बेटा आपके पास था डेंसर टू रेयर के लिए, और ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर बेटा हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आपके सामने दे रहे हैं और उस रिलेशन को आप अच्छे से देखें। आपके पास आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, देखें। और ये सभी बच्चों को पता चल गया कि आपकी लाइव क्लास है बेटा। जिन बच्चों को ज्वाइन नहीं करनी आती कैंपस प्रो में, तो वो बच्चे भी अब कैंपस प्रो के थ्रू ही लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। और आपके पास ग्रुप में भी और टेलीग्राम में भी आपके पास प्रोसीजर भेजा हुआ है आपको कैसे क्लास को बेटा ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं बेटा, और वो टर्म आपके पास आती है लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो, अगर मैं बात करता हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला रियल में क्या होता है। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ए रिलेशन बिटवीन focal length of lens refractive index of lens and radii of curvature of lens, radii of curvature of lens। ये बेटा एक रिलेशन होती है, और ये रिलेशन होती है आपके पास, ये कहता है कि इट इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लेंस एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। ये आपके पास रिलेशन होती है 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। ये रिलेशन आपके पास होती है बेटा। इट इज ए रिलेशन बिटवीन, ये आपके पास एक रिलेशन होती है बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। इन सभी के बीच में एक रिलेशन क्या कहलाती है अपने पास है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मैंने तीन चीज आपको लिखवाई हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी लेंस के पास बेटा दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं, तो इन सभी के बीच एक रिलेशन क्या कहलाती है अपने पास है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे बेटा कि किस तरीके से इसका प्रूफ आता है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट साथ के साथ लिखते जाएं। लेट अस कंसीडर ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, हम कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर is
R1 and R2 and mu be the refractive index of lens and F be the focal length of lens. F be the focal length of lens. ये कहता है कि आपके पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आपके पास कह रहा है R1 और R2 है, म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है और एफ है बेटा वो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है और ऊपर वाली रिलेशन बेटा यहाँ से हम प्रूफ करेंगे। एक बार सभी बच्चे यहाँ तक उतार लें बेटा, ये थ्योरेटिकल पार्ट। उतार ले बेटा यहाँ तक सभी ने। यस। थैंक यू बेटा। देखो अब हमें पढ़ना है इसके ऊपर कि किस तरीके से इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे। तो अब सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे, मैं लिखने का आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में बेटा आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये आपके पास बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बेटा आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये पॉइंट आपके पास बेटा P1 इस सरफेस के लिए पोल मान लो और दूसरे वाले सरफेस के लिए पोल P2। तो X हो गया, Y हो गया। ठीक है, ये जो दो पॉइंट है हमने ऊपर X मानना है, नीचे बेटा आपके पास हमने Y मानना है। तो एक सरफेस तो आपको साफ नजर आ रहा है, एक सरफेस हो गया X P1 Y सरफेस, X P1 और Y सरफेस। दूसरे सरफेस की अगर बात करता हूं बेटा तो X P2 और Y सरफेस। ये सिचुएशन आपके पास है और कोई ऑब्जेक्ट को बेटा मैं यहाँ रखता हूँ, इस O पॉइंट के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट है और कंप्लीट लेंस है, तो इसके लिए सारी डिस्टेंस अपने पास ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाएंगी। तो C है वो ऑप्टिकल सेंटर है और सरफेस की बात करें तो दोनों सरफेस के ऊपर पॉइंट एक P1 है और एक पॉइंट P2 है जो पोल के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर तो क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आती है वो देखें ध्यान से। तो सबसे पहले जो सिचुएशन अपने पास है कि कोई भी रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट करती है बेटा तो वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। कोई भी रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से बेटा सीधी निकल जाएगी, ये रूल सभी को पता है। दूसरा अगर बेटा मैं आपके सामने बना रहा हूं तो देखिए ग्रीन कलर से आपके पास रे आ रही है, ये रे इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, ये रे बेटा इंसिडेंट करेगी। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये रे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज दैट ए पॉइंट, बाद में दे देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सरफेस ऐसा होगा, इस सरफेस पर के टकराएगी, इस सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर बेटा आप क्या डाल लेंगे, नॉर्मल डाल लेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि इस सरफेस के ऊपर होगा रिफ्रैक्शन अब X P1 और Y पे। तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो आप नॉर्मल इस सरफेस के लिए ऐसे डाल लेंगे घुमावदार पार्ट की तरफ। तो यहाँ बेटा आप एक बार थोड़ा सा नॉर्मल डाल के देख लें, फिर आप हटा देंगे, बोला ऐसे नॉर्मल डाल लें। और आप खुद कह रहे हैं कि ये जो केस है बाहर एयर है अंदर गिलास है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बेटा और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान रखा हमने, म्यू मान रखा है। तो इसका मतलब रेयर टू डेंसर का केस है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे मुड़ेगी नॉर्मल की तरफ, तो ये नीचे की तरफ मुड़ेगी बेटा। ठीक है, अब हम इसको हटा सकते हैं नॉर्मल की, हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बात करेंगे बेटा इस सरफेस पे, अब दूसरे सरफेस की बात आ गई, इस सरफेस की। बोलो, आप देखो ये रे किस में है बेटा, गिलास के अंदर है,
तो गिलास के अंदर है तो डेंसर मीडियम है, और ये रे बाहर आएगी तो ये रेयर में आएगी। किस में आएगी? रेयर। और घुमावदार पार्ट आपका ऐसा है तो नॉर्मल अब आप ऐसे डाल रहे हैं। तो आपका काम एक बार थोड़ा सा नॉर्मल ड्रॉ करो इस सरफेस के लिए। कर दिया बेटा? ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आपकी रे है बेटा वो डेंसर टू रेयर है। बताओ कैसे है? डेंसर टू रेयर। तो अगर बेटा आपके पास डेंसर टू रेयर का केस है तो आप खुद देखेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बताओ बेटा हम किधर मुड़ेंगे? ऊपर की तरफ मुड़े या नीचे की तरफ मुड़े? बताएं बेटा। नीचे की तरफ। तो अगर हम बात करेंगे इससे दूर जाएंगे तो हम नीचे की तरफ मुड़ेंगे। यहां मुड़ गए बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये अपनी एक्चुअल इमेज बन गई आई। देखो एक रे तो ब्लैक कलर से जो मैं बता रहा था वो आ रही थी ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ से आई है। ये रे है, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया। और अब इस नॉर्मल की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं बेटा यहाँ से। और इस पॉइंट को हम नाम दे दिया यहाँ पे बी पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया। तो अपनी जो एक्चुअल इमेज बनी है बेटा वो अपने पास आई बनी है। देख पाए कि अपनी जो एक्चुअल इमेज बनी है वो बेटा अपने पास यहाँ पे आई बनी है। देखो लेकिन ये बात आप ध्यान से देखें, जो अपनी एक्चुअल इमेज बनी है वो आई बनी है, लेकिन वो कितने रिफ्रैक्शन से बनी है बताओ एक बार? बोले बेटा? 2 रिफ्रैक्शन। एक बार तो सरफेस पे हुआ एक्स P1 और वाई सरफेस पे, जो रेयर टू डेंसर का केस लिया है। दूसरा लिया है एक्स P2 और वाई सरफेस पे, जो डेंसर टू रेयर का केस है। किसका केस है? डेंसर टू रेयर का। 2 केस लिए। अगर ये दोबारा रिफ्रैक्शन नहीं होता एक्स P2 वाई सरफेस पे, तो यही रे की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये यहां नहीं मुड़ती, नहीं मुड़ती तो ये रे बिल्कुल सीधी जाती है ऐसे। अगर यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे सीधी जाती, और यहां मैं इमेज मान लेता हूं इसका नाम है I1। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये और बेंड हुई है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब इमेज बनी आई। कौन सी बनी? आई। अगर यहाँ रिफ्रैक्शन ही नहीं होता तो ये रे सीधी जाती कि नहीं जाती, और इमेज बनाती I1। तो एक बात ध्यान से देखें, आई जो इमेज है वो दोनों रिफ्रैक्शन की फाइनल इमेज है। किसकी इमेज है? 2 रिफ्रैक्शन की इमेज है। और मैं आपके सामने कहूं I1 है वो कौन से रिफ्रैक्शन के कारण है? एक्स P1 और वाई सरफेस, एक्स P1 और वाई रेयर टू डेंसर की। बोलो किसकी बेटा? रेयर टू डेंसर की। क्योंकि ये दोबारा मुड़ी तो ये नीचे की तरफ आई। अगर ये रिफ्रैक्शन ही नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, और ये जो इमेज बनती ये कौन से सरफेस के कारण बनती? एक्स P1 और वाई सरफेस के कारण। यहां तक किसी बच्चे को डायग्राम में डाउट है तो बताओ बेटा। बोले बेटा? कर लेंगे सभी? यस। अब देखें हम बात करते हैं फोर सरफेस। अब ध्यान से देखना इसका मैथमेटिकल पार्ट। फोर सरफेस एक्स P1 और वाई, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बेटा रेयर टू डेंसर मीडियम। बोलो एक्स P1 और वाई सरफेस की बात करूं तो कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं बेटा आप? रेयर टू डेंसर का केस ले रहे हैं। तो आप बताएंगे कि मेरे पास रेयर टू डेंसर के लिए हम फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं। बताओ बेटा क्या आएगा? फॉर्मूला क्या था रेयर टू डेंसर? बोलो। सर mu1 by minus u plus mu2 by v is equal to mu2 minus mu1 by r। mu1 बटा u mu2 बटा v बराबर mu2 माइनस mu1 बटा r। ये हम पढ़ चुके हैं रेयर टू डेंसर के केस के लिए। ठीक है, माइनस mu1 बटा u प्लस mu2 बटा v बराबर mu2 माइनस mu1 बटा r। अब आप देखना, आप सिर्फ बात कर रहे हो बेटा, और वो बात कर रहे हैं आप एक्स P1 वाई सरफेस की। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर सिंगल सरफेस की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस मेजर करोगे, वो डिस्टेंस मेजर करोगे पोल से,
और कंप्लीट लेंस की बात कर रहे हो तो आप डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो आप बेटा मेजर करोगे कहां से, वो डिस्टेंस आप मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां अगर मैं बात करूं एक बार, इस लेंस की भी अपर्चर बहुत स्मॉल है और सी से लेके ओ रियल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, सी से लेके ओ, लेकिन आप सरफेस बात कर रहे हो एक्स P1 y, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस मेजर करती है P1 से, तो इसको नियरली इक्वल लिखो, बोलो कि इसके P1 से लेके O। मेरी बात समझ रहे हो कि रियल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O है C से लेके O, लेकिन जब सिंगल सरफेस की बात कर रहे हैं, रेयर टू डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, तो हमें ये डिस्टेंस सिंगल सरफेस के लिए पोल से लेनी पड़ेगी। तो P1 से लेके O की वैल्यू आपके पास क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जिसका नाम है आपके पास U। ठीक है बेटा। अब आप मेरे को बताएंगे कि सबसे पहले कंडीशन अगर मैं यहां पे लेता हूं C से लेके I1, बताओ C से लेके I1 किसकी इमेज है, कोई भी बच्चा बताए, C से लेके I1 कौन से सरफेस की इमेज है बेटा, XP1Y। शाबाश। C से लेके I1 मैंने बताई कौन से सरफेस की इमेज है, XP1 और Y। तो C से लेके I1 को इस सरफेस की इमेज है, तो सरफेस का पोल क्या है P1, और मैं P1 से लेके क्या लिख लूं I, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, जो आपके पास वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं V1 के नाम से, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस उसको लिख लेते हैं V, और यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको लिख लेते हैं U। क्या लिख लेते हैं बेटा, सारी चीज आपके सामने लिख दी है। अब आप देख पाएंगे यहां से कि C से लेके I1, P1 से लेके I1, तो इमेज डिस्टेंस क्या लिखी आपने, V1। दूसरी कंडीशन देखें आप कि इस C से लेके XP1 साइज सरफेस, XP1 और Y सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड होगा। तो मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए C1 इधर ले लिया और इस सरफेस के लिए C2 पॉइंट इधर ले लिया, तो मैं लिखूं अगर यहाँ पे C से लेके C1 तो वो नियरली इक्वल होगा P1 से लेके C1, और उसको लिख लूं मैं R1। क्या लिखूं मैं, R1। C से लेके C1, P1 से लेके C1, और किसके बराबर लिखूं मैं, R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो XP1Y सरफेस ऐसा सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड ही होगा, तो हमने इसको लिखा R1 के नाम से। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो तीनों चीज हमने निकाल ली। तो एक बात याद रखनी थी बेटा, सारी चीज ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते, लेकिन सिंगल सरफेस के कारण हमें यहाँ पे मेजर करना पड़ा पोल से। तो जो चीज C थी वो नियरली इक्वल होगी P1 के, इसलिए हमने वैल्यू सारी नियरली इक्वल लिखी हैं और ये रिजल्ट आया। पुट कर दो सारी वैल्यू यहाँ पे, तो ये वैल्यू बेटा आपके पास जो निकल के आएगी -μ1 बटा U प्लस μ2, V की वैल्यू अपने पास यहाँ कितनी है बेटा, अब V1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे V1 बराबर μ2 माइनस μ1 और बटा बेटा आपके पास R1, और ये इक्वेशन आ गई सेकंड। बोलो इक्वेशन सेकंड तक कोई डाउट है बेटा, कर लोगे, बोले बेटा। यस सर। अच्छा, एक डाउट मेरा है, किसी भी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि हमने जो इमेज डिस्टेंस ली है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ली है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ली है, इसके साथ हमने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, आपने देखा हो तो। हमने पहले ही तो यूज कर ली थी फॉर्मूले में। बस यही चीज मैं सिखा रहा हूँ कि जो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव किया था बेटा, ये इसके अंदर हम साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए। जो इक्वेशन फर्स्ट हमने प्रूफ की थी उसमें हम साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सरफेस के लिए। दूसरे सरफेस के लिए बात करते हैं बेटा, फोर सरफेस XP2Y, और ये केस आता है अपने पास डेंसर टू रेयर का। इस केस की बात करते हैं तो ये केस बेटा अपने पास जो निकल के आता है डेंसर टू रेयर। अब सभी को पता है फॉर्मूला -μ2 बटा U प्लस μ1 बटा V बराबर
μ1 माइनस μ2। ठीक है, तो इसको बेटा मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और इसको ऐसे लिख देता हूं μ2 माइनस μ1। आपको बताऊंगा कि आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। होता रियल में क्या है, μ1 माइनस μ2 बटा r, यही होता है, लेकिन मैंने माइनस कॉमन लेके इसको क्या लिख दिया, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। सही है बेटा, ये आपके पास होता है डेंसर टू रेयर का केस। अब आप बेटा डेंसर टू रेयर का केस पढ़ रहे हैं तो आप सरफेस पढ़ रहे हैं x, p2 और y। क्या पढ़ रहे हैं, x, p2 और y। अब देखना ध्यान से, सेम सिचुएशन निकालेंगे। सेम सिचुएशन अगर बेटा निकालेंगे यहां से, तो आप सभी बच्चे अच्छे से देखना कि अगर मैं रियल में लिखूं तो C से लेके I एक्चुअल इमेज डिस्टेंस है, एक्चुअल। लेकिन अगर सरफेस की बात करें तो दूसरा सरफेस है, तो ये डिस्टेंस मापी जाएगी P2 से। बोलो कहां से मापी जाएगी, P2 से, और नियरली P2 इंटू I ये वैल्यू आएगी। और रियल में डिस्टेंस आपके सामने लिखी गई है V। बोलो क्या लिखी गई है, V। C से लेके I एक्चुअल डिस्टेंस है इमेज की, लेकिन एक सरफेस की बात करें इसलिए P2 से मापेंगे, और दूसरे सरफेस की बात करें तो इसका पोल क्या है, P2, तो P2 से लेके I क्या लिखा हमने, V। अब देखें C से लेके C2, या हम लिखेंगे नियरली इक्वल P2 से लेके C2, C से लेके C2 या नियरली इक्वल P2 से लेके C2, और ये अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस के लिए क्या मान लिया हमने, R2। अब आता है मेन पॉइंट, वो एक बार ध्यान से देखना। अब बेटा जो आपके पास, ध्यान से देखना, जो आपके पास I1 इमेज थी, तो वो I1 इमेज बेटा XP1Y सरफेस की थी। देखो मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूं आपको, XP1Y सरफेस के कारण जो इमेज बनी थी वो क्या थी, I1 थी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अपने पास था लेफ्ट हैंड साइड C से लेके O या P1 से लेके O। लेकिन अब क्या करना है कि यहाँ पे जो ये I1 इमेज है, ये I1 इमेज, ये वाले, इस I के लिए, एक्चुअल I के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसा बनेगी, वर्चुअल, एक झूठा ऑब्जेक्ट बनेगी। अदरवाइज हमें पता है कि रियल ऑब्जेक्ट तो हम ले चुके हैं, C से लेके क्या है, O है, या P1 से लेके क्या है, O। लेकिन जो I1 इमेज जो बनी है, ये XP1Y सरफेस की इमेज थी, XP1Y। लेकिन XP2Y सरफेस की इमेज क्या है, I। और ये जो I1 इमेज है, ये I के लिए एक झूठा ऑब्जेक्ट बनेगी। क्या बनेगी, झूठा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसको। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लिखूं C से लेके I1, और इसको नियरली इक्वल लिखूं P2 से लेके I1, रियल में इसकी डिस्टेंस थी V1, क्या थी, V1। लेकिन हम यहाँ पे इसको एक झूठा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, मैं U। बोलो क्या लिखूंगा मैं, U। समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें U से रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही बात बेटा आपको समझनी थी। जो I1 इमेज है वो I के लिए, एक्चुअल इमेज के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड होगा तो वो वर्चुअल होगा, और जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा वो रियल होगा। क्या होगा, रियल। तो यहाँ I1 इमेज I के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, C से लेके I1 रियल में V1 है, रियल में क्या है, V1। लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट बनी तो इसको मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रूप में लिखना पड़ा। तो V1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हुई, U के इक्विवेलेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें U से। तो बेटा बताओ ये तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए, ये तीनों पॉइंट। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, ये मेन है बेटा इसके। बोले बेटा, सही बार फिर बता दो। बेटा इसका रियल मीनिंग ये है कि जो I1 इमेज है वो XP1Y सरफेस की है, XP1Y सरफेस की। और I1 इमेज, I इमेज जो रियल इमेज है, दोनों रिफ्रैक्शन के कारण इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी, झूठा ऑब्जेक्ट बन के खड़ा होगा। तो रियल में I1 की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते थे
वो हम v1 से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन ये बन गई अब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनेगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u, तो जहां हमारे पास u है ना उसकी जगह हम v1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? v1, क्योंकि ये उसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है। क्या बना है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, और ये ऐसे ही बनेगी कि क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ये बेटा कोई फिक्स नहीं होता, ये अजम्पशन होते हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता। और लेंस में तो फोकल लेंथ भी फिक्स नहीं होती, वो भी वेरी करती है। अगर किसी लेंस को लिक्विड में डुबो दिया जाए, किसी लेंस को काट दिया जाए अलोंग वर्टिकली, तो उनकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मिरर में ऐसा नहीं होता है, और लेंस में चीज चेंज हो जाती है। तो ये अजम्पशन होते हैं, ये पॉइंट कंसीडर होते हैं, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं होते। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो यहां तक कोई डाउट है तो प्रत्येक बच्चा मेरे को बताए। बोले बेटा, कर लेंगे यहाँ तक? नहीं है सर। यहाँ तक Yes, सभी ने sir. उतार लिया है? No. बेटा जल्दी से उतारें सभी को। माइक ऑफ रखे बेटा, माइक सभी बच्चे ऑफ रखे और इसको उतार लें। माइक ऑफ रखें बेटा, प्लीज माइक ऑफ रखें। रिकॉर्डेड वीडियो बेटा माइक ऑन ना करें, जरूरत पड़ने के ऊपर ही करें। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं तो अपने पास यही वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार में देखते हैं यहाँ पे। देखते हैं बात, यहाँ पे अपने पास बेटा माइनस म्यू टू बटा यू। अब देखो यू, और मैंने आपको बार बार बताया था कि यू की वैल्यू आपको पुट करनी है बेटा v1, तो यहाँ पे पुट कर लिया आपने v1 प्लस म्यू वन बटा v, तो v मतलब फाइनल इमेज भी अपनी v है बेटा, v बराबर माइनस कॉमन है और म्यू टू माइनस का म्यू वन और बटा क्या आ जाएगा बेटा r2, क्या आ जाएगा r2। ये अपने पास इक्वेशन आ गई फोर्थ। कौन सी इक्वेशन आ गई? फोर्थ। ठीक है, कुछ नहीं किया, तीनों वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे पुट की है। इसके नीचे का बेटा रफ कर दूं तो रेज योर हैंड्स या मेरे को इन्फॉर्म करेंगे। हाँ कर दें सर। हाँ सर कर दे। देख, अगर हम बात करते हैं कर दो सर। इसके बाद अपने पास ये इक्वेशन में थर्ड ऊपर लिख देता हूं, माइनस म्यू टू बटा यू, म्यू टू बटा यू माइनस म्यू टू बटा यू प्लस म्यू वन बटा वी बराबर आपके पास, ये तो हमने इसको ऊपर लिख दिया, चलो छोड़ो इसको। देखो ये इक्वेशन अपने पास आ गई बेटा यहाँ से, और इसको हम रफ कर देते हैं और अब इसको सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन अपने पास फोर्थ आई है, और एक इक्वेशन बेटा अपने पास आई थी उस इक्वेशन सेकंड, जिसकी वैल्यू अपने पास बेटा ये थी माइनस म्यू वन बटा यू प्लस म्यू टू बटा वी वन बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर वन। ये इक्वेशन अपने पास बेटा सेकंड थी, बोलो यही थी।
तो हमने दो इक्वेशन सोल्व करके निकाली हैं, एक इक्वेशन सेकंड और एक इक्वेशन फोर्थ। आप बेटा इनको ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, 2 एंड फोर्थ को आपको क्या करना है, ऐड करना है। आप इनको ऐड करोगे तो आप देख पाएंगे, यहाँ से मैं आपके सामने देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये टर्म देखो माइनस की है और यहाँ बेटा ये टर्म प्लस की, देख पा रहे हैं? तो कैंसिल हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, कैंसिल। एक प्लस की और एक माइनस की ऐड करते ही कैंसिल, और आप देखेंगे यहाँ से क्या बचेगा, म्यू1, और कॉमन ले लेंगे, म्यू1 ही यहाँ पे है और म्यू1 ही यहाँ पे है, तो ऊपर आप लेंगे 1/v, नीचे आ जाएगा -1/u, ये वैल्यू आ जाएगी, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 आप कॉमन ले लेंगे, म्यू2 माइनस, देखो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही, कॉमन ले लेंगे तो आपके पास टर्म बच जाएगी बेटा, पहले यहाँ लिख लें 1/r1 और -1/r2, ये आपके पास बेटा वैल्यू निकल के आएगी। सिर्फ आपने इनको ऐड किया है, क्या किया आपने, इनको ऐड किया है। और आप सभी को पता है लेंस फॉर्मूला आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ बेटा, 1/v माइनस 1/u बराबर किसके होता है, 1/f के, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 1/f, तो इसको हमने क्या लिखा, म्यू1, यहाँ पे इस टर्म को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू तो 1/f, क्या लिख लेते हैं, 1/f, तो इसको लिखा हमने 1/f, और बेटा म्यू1 को नीचे ले आए और अलग अलग के नीचे डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो इसको लिखा म्यू2/म्यू1 माइनस म्यू1/म्यू1 कट जाएगा 1, और 1/r1 माइनस 1/r2, ये वैल्यू आपके पास आएंगी। और इसको लिखेंगे बेटा 1/f, म्यू2/म्यू1 की वैल्यू बेटा म्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं म्यू-1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट मैंने आपको बताया था, और यही रिजल्ट बेटा आपके पास निकल के आया है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1/f है किसके बराबर होता है, म्यू-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमने दोनों इक्वेशन को सिर्फ बेटा ऐड किया है, ऐड करने के बाद पहले म्यू1 कॉमन लिया है, दूसरी साइड से म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन लिया है, सोल्व करने के बाद म्यू1 को नीचे डिवाइड में ले आए, लेने के बाद इसको लिखा म्यू-1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f की वैल्यू। बोले बेटा यहाँ तक कर लोगे? ये था बेटा आपके पास एक लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने रिलेशन यहाँ से डिराइव की है, यहाँ तक उतार लें बेटा सभी। बोले बेटा यहाँ तक सभी ने उतार लिया है? सर रुक Yes, जाओ। sir. Yes, sir. उतार लो बेटा, आराम से उतार लो। उतार लियो सर। ओके बेटा, ओके। देखो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के। देखो इसकी बात करते हैं, मेन रिलेशन बेटा अपने पास ये निकल के आया 1/f म्यू-1 बेटा 1/r, बेटा माइक ऑफ रखें, 1/f म्यू-1 1/r1 माइनस 1/r2। सबसे पहले मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। एक रिलेशन यहां देखने को मिली कि जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहली चीज देखने को मिली कि देखो 1/f और म्यू-1 है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ग्राफ आप बनाएंगे कि फोकल लेंथ इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसे वेरी करती है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपके पास क्या है, रिलेशन है। और दूसरी चीज आप देखें यहाँ पे कि आपने 10वीं क्लास में एक बात पढ़ी थी,
और एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने बेटा विविग्योर, बोलो पढ़ा था आपने डिस्पर्सन में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बोलो बेटा पढ़ा था आपने। एक बात बताएं मेरे को, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती थी, बोलो वॉयलेट की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, लार्जेस्ट जो वेवलेंथ होती थी वो वॉयलेट की, और सबसे कम किसकी होती थी बेटा, लिस्ट रेड, ना सॉरी उल्टा लेके हम, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, लार्जेस्ट वेवलेंथ होती थी वो रेड कलर की होती थी, और सबसे लिस्ट जो होती थी वो अपने पास बेटा वॉयलेट की होती, किसकी होती थी, वॉयलेट की। दूसरा हम पढ़ते थे कि वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा बैंड होती थी, रेड लाइट सबसे कम बैंड होती थी, ये डायग्राम हम पढ़ते थे। और एक रिलेशन आपने वहां पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता था, वहां एक रिलेशन पढ़ा था 10वीं क्लास में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ होता है। तो यही बात यहां से सच होगी कि रेड कलर में डेविएट होती थी रे, प्रिज्म का जब आप डायग्राम बनाते थे विविग्योर के लिए, तो रेड कलर में सबसे ऊपर होती, सबसे कम मुड़ती थी, और वॉयलेट में सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होता था, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए ज्यादा मुड़ती थी, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और वेवलेंथ कम, किस रिलेशन को ओबे करेगी, भाई आपने कहा ये ज्यादा तो ये क्या होगा, कम। तो इसका मतलब याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। ठीक है बेटा, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा कब होगी, क्योंकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है भाई, दूसरी हम बात पढ़ते हैं, जब ये रिलेशन हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेवलेंथ। तो आप देखें म्यू की वैल्यू अगर मैं 1 बटा लैम्बडा पुट करूं तो क्या मैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्बडा आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा, बोलो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्बडा। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आएगा आपके पास, लैम्बडा। ठीक है, तो याद रखना ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एंड वेवलेंथ में आप ग्राफ बनाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, फोकल लेंथ और वेवलेंथ की अगर बात करता है तो फोकल लेंथ और वेवलेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके पास ये बनेगा बेटा, बोलो कर लोगे इसको। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास 10वीं क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी कि पावर होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, ये चीज भी पढ़ी थी। और आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ऊपर हम क्या लिखते थे, 100। ये बात बेटा आपने 10वीं क्लास में पढ़ी थी। तो पावर के साथ अगर रिलेशन निकालूं तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या पावर फोकल लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, 1/f। तो यहां से अगर रिलेशन हम ग्राफ बनाएं पावर में और फोकल लेंथ में, तो यहाँ बेटा मैं पावर लिखूं, तो यहाँ आपके पास सॉरी वेवलेंथ लिखूं, तो इसके लिए ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ये दोनों ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास होगा वेवलेंथ के, और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बोले दोनों कंसेप्ट समझ में आए बेटा, रेज योर हैंड्स, कर लोगे बेटा। थैंक यू बेटा। तो आज की क्लास में अपना टाइम ओवर होने वाला है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, कल इसके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही आपके पास, इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज आप यहीं तक इसको पढ़ें। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम क्लास को यहीं एंड करते हैं बेटा। बाय गुरुजी।